हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 से हिस्ट्री एनसीईआरटी के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 4 आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ पर पुराने भवन का संरक्षण दिया हुआ है। इसमें एक कहानी से स्टार्ट की गई है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अगर यहाँ पर हम अपने आप को रख करके देखें तो कोई ऐसी चीज़ जो हमारे मन को भा जाती है, जैसे कि कांच की कोई बनी हुई वस्तु हो या लकड़ी का ही बना हुआ कोई चीज़ हो, उस पर अच्छे तरीके से नक्काशी की गई हो, तो हम खुद सोचते हैं कि यार ये चीज़ टूटे ना, खराब ना हो। एक अलग ही वो उसको लेकर के मन में चिंताएं रहती हैं कि यार टूट जाएगा तो क्या होगा, कितना सुंदर है। तो ठीक इसी प्रकार से उस महिला ने जब इस वस्तुकला को देखा कि इतने लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसका संरक्षण करने का उपाय ढूंढा जाए। और उसने सोचा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिख करके ये बताना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये वस्तु मिली हुई है, इस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी है, अतः इसको आप ठीक करवाने की व्यवस्था करें। तो अब आते हैं हम हड़प्पा की कहानी पर। तो इसमें दिया है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। बिल्कुल उस टाइम पे लोग किस तरीके से नक्काशी करते थे, कितने कितने कुशल होते थे नक्काशी करने में, क्या क्या यूज़ होता था उस नक्काशी में, किन किन बारीकियों को ध्यान में रख करके वो नक्काशी किया जाता होगा। तो ये जो इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी खुद ही बता देती हैं। जैसे कि ताजमहल ही है, अब दूसरा तो कोई ताजमहल बन नहीं सकता। फिर जयपुर में अल्बर्ट म्यूज़ियम है, अब दूसरा अल्बर्ट म्यूज़ियम बनाने की भी कोशिश की जाए तो कॉपी नहीं बन सकता। तो उस ज़माने की वो सारी इमारतों की ये सारी विशेषताएं होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है अपनी वास्तुकला से, और लोग सोचते हैं कि ये ख़राब ना हो बल्कि इनका संरक्षण किया जाए। फिर आते हैं यहाँ पर हम कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में, अब यहाँ पर ये चीज़ फैक्ट आपका देखना है कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पर है? ये आधुनिक पाकिस्तान में है। ये जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो मैप में इसको दर्शा लेंगे और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। और अन्य हड़प्पा स्थल भी होंगे, अन्य हड़प्पा पुरास्थल जो होंगे, तो आप जब नेट पे एक को सर्च करेंगे तो इससे संबंधित और भी आ जाएंगे, तो उनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। वो तो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको तो ईंटों की ज़रूरत पड़ती ही होगी, क्योंकि अब रेलवे लाइन बिछ रहा है तो थोड़े से जगह पे तो बिछेगा नहीं भाई, कितना लंबा जाता है रेलवे लाइन। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, ये इमारत तो है ही, भव्य इमारत ही है, तो क्यों ना इसके ईंटों को हम लोग यूज कर लें रेलवे लाइन बिछाने में। यह सोचकर भी हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि ये बोला ना कि उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगे, उन्होंने क्या किया कि खंडहरों से हजारों ईंटों को उखाड़ लिया। तो क्वेश्चन भी आता है इस पर कि पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ तक प्राचीन भारतीय इतिहास के जीवन से संबंधित जानकारी देने के लिए उपयोगी है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप इसमें ये चीज़ बता सकते हैं कि हाँ, हम विश्वास तो कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा में क्या है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है, पढ़ा नहीं गया है। तो
अब इसके आधार पर तो हम जान नहीं सकते कि हड़प्पा काल के लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है। तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, नगरीय व्यवस्था के आधार पर, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करके ये जानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। तो यही बात कह रहा है ये कि पुरातात्विक साक्ष्य भी पूरे तरीके से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों में भी छेड़छाड़ हो रहे हैं। ईंटें उखाड़ ली जा रही हैं उसके मूल स्थानों से, वहाँ पर कुछ और ला करके रख देते होंगे लोग। तो ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि विश्वसनीय नहीं है, यानी इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों की भी। जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है। तो ये हज़ारों ईंटें वहाँ से उखाड़ ले गए और उन्होंने क्या किया कि उस ईंटों का यूज रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अब देखिए, अब कई इमारतें तो वहीं नष्ट हो गईं और वर्तमान में भी यही हाल है, अपने मूल स्थान से कई चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी उस टाइम तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 80 साल पहले, यानी अभी वर्तमान से लेकर के 80 साल पहले इस स्थल को फिर से ढूंढा गया और जब जाकर के पता चला कि यह तो पुराने शहरों में से एक है भारतीय उपमहाद्वीप के। सॉरी, भारत नहीं कहेंगे, उपमहाद्वीप कहेंगे, क्योंकि ये तो वर्तमान पाकिस्तान में है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी जहाँ पर ये ढूंढा गया उसी स्थान के नाम को जोड़ करके इसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये भी पूछा हुआ है मेंस में कि हड़प्पा नगर की विशेषताएं बताइए, क्या विशेषताएं थी। तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये नगर केवल 2 में नहीं थे, 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। ऐसे आपको कह देगा कि हड़प्पा पुरास्थल से संबंधित नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में होता था, तो ऐसा नहीं है, ये 2 हिस्सों से ज़्यादा में भी विभाजित होता था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा था। जैसे ये है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो था, ये भाग आपका छोटा तो था, ठीक है, लेकिन ये ऊंचाई पर बसा था, ऊंचाई पर बसा था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बसा था। अब ये पूर्वी हिस्सा है आपका, बड़ा तो है, इससे बड़ा है, लेकिन ये निचले इलाके में बसा हुआ है। ये मान लीजिए ये यहाँ बसा हुआ है, छोटा है, ये और ये बड़ा है लेकिन निचले इलाके में बसा हुआ है, निचले हिस्से पे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर घुमा देगा आपको, पश्चिमी भाग को बड़ा कर देगा, पूर्वी भाग को छोटा कर देगा, या फिर पश्चिमी भाग को निचले हिस्से में बसा देगा और पूर्वी भाग को ऊंचाई वाले हिस्से पर बसा देगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है, किसको कहा, ऊंचाई वाले भाग को, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती है, लेकिन कच्ची ईंटों का भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पक्की ईंटों का ही यूज होता था। एक क्वेश्चन पूछा भी है प्री में कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरास्थल हैं उसमें केवल पक्की ईंटों का यूज होता था, लेकिन गलत है, क्योंकि कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल पक्की ईंटों का ही यूज़ नहीं होता था, बल्कि कच्ची ईंटों का भी यूज़ होता था। और अगर ठीक ये हम देखें कि नगर दुर्ग कहा जाता था ये ऊंचाई वाले भाग को, तो संभवतः ये क्या करता है कि शासक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है, शासक वर्ग की
उपस्थिति को दर्शाता है। क्योंकि जहाँ पर भी शासक वगैरह रहते थे उनको तो सुरक्षा से संबंधित सारी जितनी भी चीज़ें होती थी सब मुहैया करवाई जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास किया जाता था कि शासक जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसके क्या करते, चारों तरफ ये लोग क्या करते थे कि चार दीवारियाँ बना देते थे पक्की ईंटों का। फिर कह रहा है कि इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। यानी अब यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, ये इनकी उच्च तकनीकी विकास को दर्शा रहा है, उच्च तकनीकी विकास को दर्शा रहा। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हड़प्पाई लोग इस तकनीकी विकास में विशिष्ट थे यानी इनको विशेषताएं प्राप्त थीं, काफ़ी कुशल थे। फिर कह रहा है कि दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। यानी वो जोड़ना होता ना सीमेंट वगैरह रख करके, उसी को बोलते हैं चिनाई। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। तो यहाँ पर आपका एक फैक्ट ये हो गया कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए ये भी इनकी तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। और वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो वर्तमान प्रासंगिकता बनी हुई है। हम भी पानी की टंकी बनवाते हैं तो क्या करते हैं, पहले नीचे प्लास्टर करवाते हैं बढ़िया से, उसके बाद ही तो और चीज़ें होती हैं। ईंट बिछा करके ही तो प्लास्टर होता है, या घर में हम वो करवाते हैं, फर्श को बनवाते हैं, पक्का करवाते हैं, तो भी क्या होता है कि ईंट वगैरह जो रोड़ी वगैरह होती है तोड़ कर डाल के उसको बढ़िया से, ईंट ही तो होता है वो भी, उसको बढ़िया से बिठा के फिर उसको ऊपर से तो प्लास्टर लगवाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं। तो ईंट जोड़ करके दीवार खड़ी होती है, उसके बाद ही प्लास्टर लगता है। तो ये सारी चीज़ें वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो देख सकते हैं आप कि उस टाइम के लोग भी कितने कुशल थे इन सारी चीज़ों में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सच में ही ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं, दो तरफ से, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। हालांकि जब तक पढ़ा नहीं जाएगा लिपि तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किस लिए यूज होता था, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के लिए भी, रानियाँ जो होती थी, राजा जो होते थे, वो भी भ्रमण के लिए निकलते थे, घूमने उमने के लिए, तो वो लोग अपना अलग से एक आवास बनवाते थे कि आज वहाँ पर जाएंगे। जैसे आज फार्म हाउस बोलते हैं कि आज फार्म हाउस पे चलेंगे, पार्टी करेंगे, उस तरीके का तो रहा होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सार्वजनिक लोगों के यूज के लिए था, किसी विशेष अवसरों पे, या राजा रानी वहाँ पर जाते थे घूमने उमने के लिए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं। फिर है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ से मिला है अग्निकुंड के साक्ष्य, तो कालीबंगा और लोथल। तो ध्यान रहे कि ये दोनों जगहों से मिला है। अगर ये दे कि केवल कालीबंगा से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तो ये तो आपका गलत होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से। यहाँ पर कुछ भी कोट कर सकता है आपको, अगर याद नहीं है तो कालीबंगा और लोथल की जगह बनावली कर देगा। तो बनावली से क्या मिले थे, बनावली से तो हमको हल के साक्ष्य मिले थे ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब अग्निकुंड का साक्ष्य मिलना क्या दर्शाता है, लोगों की धार्मिक स्थिति, धार्मिक
स्थिति के बारे में बताता है। यज्ञ वगैरह होते रहे होंगे, जब तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि यहाँ पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता के जो देवताएं थे, जिन देवताओं की पूजा की जाती थी, उनमें भी विविधता पाई जाती है। कहीं अग्निदेव की पूजा का प्रचलन था, अग्निदेव की पूजा, तो कहीं जल की पूजा, मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी की, और पशुपति शिव की पूजा, शिव की पूजा। तो उनके देवताओं में भी विविधता देखने को मिलती है। किसी एक देवता की पूजा वो नहीं करते थे, वो कई देवताओं की पूजा करते थे। सर्प की भी पूजा होती थी। फिर आते हैं आगे हम, ये क्या है? अच्छा, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, एक और यहीं पे ब्यास, और फिर है सतलज। पिछले वाले वीडियो में एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाई थी आप लोगों को दूसरे चैप्टर में, तो शायद वहाँ पर मैंने ये क्रम थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो आप लोग इसको एक बार सुधार लीजिएगा, क्योंकि व्यास मैंने वहाँ पर शायद लास्ट में बताया था, जबकि ये लास्ट में नहीं है, लास्ट में आपका सतलज है। तो एक बार इसको सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर ये जो दिया है ना स्थान, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका कालीबंगा है, तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें साक्ष्य पाई गई हैं वहाँ लिख दीजिए। तो अभी हमने क्या देखा, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले ना, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी ये सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, और ये कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा में है। यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? तो महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, महान स्नानागार के साक्ष्य। तो इस तरीके से आपका लोकेशन भी आपको याद होता जाएगा, और जो जिनका ऑप्शनल है हिस्ट्री, उनके लिए ये यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं वो भी एक एक पॉइंट्स इनका यहीं से तैयार हो जाएगा। 2 पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि एक तो इनकी स्थिति वो ज्ञात कर लेंगे कि कहाँ पर है ये, और दूसरा एक पॉइंट ये मिल गया इनको, और अदर चीज़ें अपना खुद से जोड़ देंगे, तो उनका तो मैप तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। बाकी रहेगा जिनका ऑप्शनल नहीं है, तो वो भी दिखा सकते हैं लोकेशन, क्योंकि मैप वगैरह बनाने से आंसर राइटिंग आपकी और यूनिक हो जाती है, और आपका 1-1.5 नंबर वैसे ही बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ऑप्शनल जिनका है हिस्ट्री उन्हीं को काम आएगा, आप लोगों की भी बहुत काम आएगा ये, बशर्ते ये है कि आप लोग इसको ध्यान से कीजिए। यहाँ पर लोथल भी दे दिया, तो ये कालीबंगा और लोथल से ही क्या मिले थे? अग्निकुंड के साक्ष्य। अब आते हैं आगे, ये देखो आप महान स्नानागार है, बताया था ना कि दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो ये देखिए, एक तो ये सीढ़ी है और एक यहाँ से उतरने के लिए बनाई गई है। बाकी इसके चारों तरफ कमरे, तो ये सारे कमरे ही हैं चारों तरफ, ये जो आपको दिख रहे हैं ये कमरे ही हैं। अब आते हैं भवन, नाले और सड़कें, इनके बारे में देखते हैं कि इनका दृष्टिकोण कितना विकसित था, इन्होंने क्या क्या किया था इसके लिए। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो आमतौर पर 1 मंजिला या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और अगर कुएं के साक्ष्य हम देखें तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से, धौलावीरा, यहाँ से कुओं के साक्ष्य मिले हैं सर्वाधिक मात्रा में। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। अब देखिए, ढके हुए नाले यानी कितनी अच्छी तकनीकें वहाँ पर उन्होंने विकसित की थी। ढके हुए नाले से क्या क्या फ़ायदा होगा उनको? एक तो बीमारी से बचेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो जो विभिन्न प्रकार के इनके कार्य होते हैं
वो करने में सक्षम होंगे। जब कार्य होगा तो अधिशेष बढ़ेगा। अधिशेष भाई, जब कार्य होगा अच्छे से, चाहे कृषि ही हो, अगर हम मेहनत करते हैं, अच्छे से उसको देखभाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, फ़ायदा ही तो होता है हमारा उत्पादन में। किसी भी चीज़ को, पौधा है अगर उसको, और एक दिन पानी दें स्टार्टिंग में, बाकी जिसको छोड़ दे एक बार पानी दे करके, तो पौधा होगा ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी काम करने के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब आप तैयारी कर रहे हैं, एक दिन तो आप में इतना जोश आया कि पूरी रात बैठ करके पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ, अगले 3 दिन तक बेड पकड़ लिए। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ में निरंतरता होनी ज़रूरी होती है। तो ये लोग पहले से ही अपना काम वो करके बना करके चलते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढकी होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। आप देखिए, उस टाइम पे भी मेन होल था। आज हमारे यहाँ का मेन होल देखिए, कभी बच्चा गिर जाता है, कभी जानवर गिर जाते हैं, कहीं पे खुला हुआ है, कहीं पे भरा पड़ा हुआ है कचरा, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मतलब पूरा सिस्टम, एक इंजीनियर में जो गुण नहीं होता है कि इतना सा ज़मीन है तो इसमें किस तरीके से कहाँ पर बाथरूम बने, कहाँ पर घर बने, कहाँ से पाइप कहाँ जाए, तो इस तरीके का ये लोग पहले से ही अपना नक्शा बना करके तैयार कर लेते होंगे कि हाँ, कहाँ से नाली निकालनी है, किधर दरवाज़ा का मुँह करना है, कहाँ से नाली निकालेंगे तो किस में जा कर के जुड़ेगा। तो ये सारी तकनीकी जो थी उस टाइम पर भी डेवलप थी। तो देख सकते हैं कि एक विशेषता तो ये भी हो गई कि लोग, इनका दृष्टिकोण कितना बेहतर था चीज़ों को समझने का। अब आते हैं आगे, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन कैसा था इनका? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। और देखिए, एक तो कह रहा है कि ऐसे लोग रहते होंगे जो इमारतें बनाते होंगे, जैसे हमारे यहाँ के आज के डेट में गांव में मिस्त्री बोलते हैं। अब अलग अलग जगहों पर क्या क्या बोला जाता है ये तो नहीं पता, बट हमारे इधर तो मिस्त्री ही बोलते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर योजना बनाने की बात कर रहा है कि योजना जो बनाते थे ये संभवतः शासक रहते रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि किसी भी राजा की संतान उनकी प्रजा ही होती है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। तो हो सकता है कि वो अपने प्रजा के हित के लिए ये सारी योजनाएं बनाते होंगे कि कहाँ पर किस तरीके से बनाना है, कैसे लोगों को एडजस्ट करना है। तो यही सारी चीज़ें होती होंगी वहाँ पर। बट हाँ, भी इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ ये शासक ही रहे होंगे। और ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, यानी लिपिक वर्ग भी होता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री, पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, बनावली से मिला था खिलौना गाड़ी, हल के साक्ष्य। तो आप देख सकते हैं कि यानी एक दूसरे की संस्कृति को भी ये लोग समझते थे। अब भाई हम किसी जगह के बारे में जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि हाँ ये चीज़ इतना खूबसूरत था। जा कर के वहाँ पर देखेंगे, किसी की कहानी सुनेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे, फिर वो कहानी आकर के हम यहाँ पर बताएंगे तो कुछ लोग सुनेंगे, फिर कुछ लोग उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो ये संस्कृति का आदान प्रदान ही तो है। ये क्या है कि इसमें दिया है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। अच्छा, ये तो जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बताई गई हैं। ये देखिए, ये खिलौने हैं, ये पकी मिट्टी के खिलौने। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं।
पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यानी पुरातात्विदों को वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं उसमें अधिकतर जो यूज हुआ था वो पत्थर हुआ था, शंख हुआ था, तांबा हुआ था, कांसा हुआ था, सोना हुआ था, चांदी हुआ था, लेकिन लोहा नहीं था। लोहा नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीच में डाल देगा लोहा, और अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका गया क्वेश्चन। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन बना। तांबे से क्या क्या बनता था? तांबे और कांसे से तो औजार भी बनता था, हथियार बनता था, गहने बनते थे, बर्तन बनते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि जो वस्तुएं मिली हैं, पुरातात्विदों को जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर किसका किसका यूज होता था, तो आप इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की भी मोहरें बनती थी, मिट्टी की भी मोहरें बनती थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये देखिए आयताकार है, हालांकि ये केवल आयताकार ही नहीं, वर्गाकार भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो केवल आयताकार पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने बुर्ज होम में भी पढ़ा था कि गर्तावास जो मिले थे वो आयताकार भी थे और वर्गाकार भी थे। तो ठीक इसी प्रकार से जो मोहरें भी मिली हैं वो आयताकार और वर्गाकार दोनों रूप में मिली हैं। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ध्यान रहे, काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, यानी लाल मिट्टी का जो बर्तन होता था उस पर काले रंग से ये डिज़ाइन करते थे। जैसे यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये मान लीजिए आपका लाल मिट्टी का कोई बर्तन है, मुझे बनाने तो नहीं आता बट फिर मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये लाल मिट्टी का बर्तन है, तो इस पे क्या करते थे, काले रंग से जो भी डिज़ाइन होती होंगी इस तरीके का, कुछ भी जानवरों नोरों का, वैसे पक्षी का, फिर और भी जानवर मुझे नहीं आता बनाने, फूल पत्ती का, पत्ती भी होती थी, फिर ज्यामितीय आकृतियाँ भी होती थी। तो जो भी हो यहाँ पर ऐसे बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और उस पर काले रंग से नक्काशी की जाती थी। बस इतना ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर घुमा सकता है कि काले रंग की मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग से नक्काशी की जाती थी, लेकिन नहीं, लाल मिट्टी। सपोज ऐसे याद रखिएगा कि जब हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो जब उसको आग में पकाया जाता है तो वो कैसा होता है, रेड ही होता है। और उसको आप निकाल करके चाहे काला से रंगो आप, लाल से रंगो आप, या सफ़ेद से रंगो आप, अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी। फिर आगे कह रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले, ये इम्पॉर्टेंट है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, तो वो मिला था मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर आप लोग, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, कपड़े के टुकड़े। इसका मतलब कि कपास उगाया जाता था, तभी तो कपड़े बने हैं। फिर है कि पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। अब देखिए तकलियों का भी विकास था, इसका मतलब तकनीकी थी। आगे देखते हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। ठीक है, विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। आप भी विशेषज्ञ हो सकते हैं, IAS बनिए, अपने तरीके से काम कीजिए, ढूंढिए कि क्या मैं और कर सकता हूँ अपने लेवल पे, क्या सुधार कर सकता हूँ। आप यूनिक सोचिए, क्योंकि आपका माइंड है, आप जैसे सोचेंगे वो वैसे ही काम करेगा। क्योंकि चाणक्य ने एक बात बोली थी कि आप अपने मन को राजा मत बनने दीजिए, बल्कि अपने मस्तिष्क को अपने मन का राजा बनाइए। और जिस दिन से आपने ऐसा कर लिया, हर विजय संभव है। क्योंकि क्या होता है, हमारा मन ही तो नहीं करता, यार मन नहीं कर रहा है, आज सो लेते हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज एक मूवी देख लेते हैं। मूवी में तो खैर मन लग जाता है पूरा,
स्टार्ट करेंगे और 2.5 घंटे की मूवी पूरी याद हो जाएगी। कहीं का सीन पूछ लो, किसी को बैठ करके सुना देंगे आप कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर वो आया, इसने उसको मारा, हीरोइन को बचाया, गुंडे ने आया, ये वो जो भी हो। तो वो चीज़ें तो याद हो जाती हैं 2.5 घंटे की, लेकिन 4 पेज आपको याद नहीं होते 2.5 घंटे में। तो वही चीज़ है, क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, इस पर अगर कंट्रोल हो गया तो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मन को अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने दीजिए। आपका मन तो आपके कंट्रोल में है, आप जैसे चाहेंगे वैसे वो काम करेगा। तो आप अपने मन को अपना दास बना करके ही रखिए। अगर किसी को शासक या राजा बनाना है तो वो है आपका मस्तिष्क। फिर एक चित्र पृष्ठ 36 पर, ये सब छोड़िए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। भाई हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि पुरुष ही जो है कि विशेषज्ञ थे या पुरुष ही कोई भी काम कर पाते थे, महिलाएं उस काम को नहीं कर पाती थी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी के कि एमपी में जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, तो उसमें श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा काम महिलाएं करती थी और कौन सा काम पुरुष करते थे। अब फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू, या ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ आते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कच्चा माल किसको कहते हैं, तो या तो प्राकृतिक रूप से मिले या तो फिर किसान द्वारा उसको उत्पादन किया जाए। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, लकड़ी और ये धातुओं के अयस्क तो जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। बड़ा बढ़िया है, क्योंकि कपास तो आपका मौलिक वस्तु हो गई ना, क्योंकि उसको तो उगाया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से वो उग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये क्या हुआ? किसान के द्वारा उत्पादन। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं कि पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे भेड़, खरगोश आदि को पाला जाता है और इनसे क्या निकाला जाता है? ऊन। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन प्राप्त। तो ये कह रहा है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के लोग कई चीज़ें की सारी चीज़ें वो लोग अपने ही लेवल पर तैयार कर लेते थे। कुछ चीज़ें होती थी जिनका वो लोग बाहर से आयात करते थे। जैसे अगर हम देखें कि वो क्या क्या चीज़ें कहाँ से आयात करते थे, तो अगर हम देखें सोना, तो ये कर्नाटक से मंगाया जाता था, कर्नाटक। और अगर चांदी और तांबा को लें तो ये राजस्थान, खेतड़ी से। फिर ये जो बहुमूल्य पत्थर हुए या लाजवर्द है कि लाजवर्ड है, लाजवर्द ही है, लाजवर्द मणि, इसका आयात होता था। कहाँ से होता था इसका आयात? तो ये होता था मध्य एशिया यानी अफ़गानिस्तान से, टीन का ईरान से। तो ऐसे ही है कि ये दूर दूर से भी चीज़ों को आयात करते थे। आगे देखें कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, देखिए आ गया ये चीज़, आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, टीन का। ठीक है, टीन। तो यहाँ पर एक फैक्ट और हो गया आपका, साइंस का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि कांसा बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है? कांसा
कांसा किस धातु से मिलकर बनता है? तो एक तो आपका तांबा, तांबा प्लस टीन, टीन से मिलकर के बनता है। और पीतल किस से मिलकर के बनता है? पीतल, तो ये बनता है तांबा और जिंक से, जिंक से मिलकर के बनता है पीतल, और तांबा टीन से मिलकर के बनता है कांसा। तो ये आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। फिर है कि आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, यानी सोने का जो आयात होता था वो आधुनिक कर्नाटक से होता था, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। तो ध्यान देना आप लोग इसको। अभी जो खिलौना गाड़ी है, ये खिलौना गाड़ी ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनावली से, बनावली से। तो कह रहा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि जब इस तरीके का खिलौना वहाँ पर मिला है तो चीज़ों को इस पर लाद करके, जिस तरीके आज वर्तमान में हमारी जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं, उनमें लाद करके हम सामानों को ले जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये चित्र यह दर्शाता है कि उस टाइम पे भी ये खिलौना गाड़ी जो थी कहीं ना कहीं आज के बैलगाड़ी को दर्शाती है, जिससे लोग सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब इनका भोजन क्या था? तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। इसका मतलब वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली थी यहाँ पर, क्योंकि गांव के लोग क्या करते थे? वो अनाज देते थे, जो दस्तकार हैं बदले में इनको कुछ सामान देते होंगे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये पूछा गया है आपका यूपीएससी में, पूछा गया है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर बीच में डाल दिया था गन्ना, जो कि यहाँ पे गन्ना का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो वही चीज़ मैं ऊपर बताई आपको कि धातुओं में कौन कौन सी धातुएं यूज होती थी वस्तुएं बनाने में, जो पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उसमें अभी तक लोहा नहीं मिला है, तो बीच में कहीं धीरे से लोहा डाल देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो सारा पढ़ा था, सारा ही होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये गन्ना कर दिया था, और वहाँ पे बीच में आपको कुछ भी डाल सकता है अदर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लोहा ही नहीं था, लोहा ही डालेगा और धातु बची ही कौन सी है वहाँ पे। फिर है कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, और आजकल तो लोहे का फॉल वगैरह चलता है, पहले तो लकड़ी का ही होता था, लकड़ी का तो हम लोग भी देखे हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। अब यहाँ भी तकनीकी विकास दर्शाता है। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बनावली से मिला है। बस इतना ध्यान रखना आपको। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी अब ये जो गुजरात में, एक तो ये देख ले कि हड़प्पा कालीन नगर गुजरात में, इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाएगा। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात में हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल है वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिला है कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे। धौलावीरा नगर बसा था, यानी धौलावीरा नगर आपका कहाँ पर बसा हुआ, जो हड़प्पा कालीन पुरास्थल है तो वो बसा हुआ है
कक्ष के इलाके में खदीर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के कई नगर तो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन जो वहाँ पर धौलावीरा पाया गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हैं वो 2 भागों में ही नहीं, 2 से अधिक भागों में विभाजित हैं, तो यानी वो इसी की बात कर रहा था, धौलावीरा की ही बात कर रहा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। अब इस खुले मैदान को हम क्या कहेंगे? स्टेडियम। तो स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ पे पाया गया है? तो वो पाया गया धौलावीरा में। ध्यान रहे आपको, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ पर पाया गया? वो पाया गया धौलावीरा में। ठीक है। जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। पाया तो गया है बट पढ़ा नहीं गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। इसका मतलब कि जो धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर खोदा गया है और उसमें लकड़ी की नक्काशी की गई है, मतलब लकड़ी से उसमें जड़ा गया है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो ये जो लोथल है वो कहाँ पर बसा हुआ है? तो साबरमती की एक उपनदी है, साबरमती की उपनदी है उसके किनारे। और धौलावीरा कहाँ है? तो वो कक्ष इलाके में खदीर बेत के किनारे। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखें, लोथल कहाँ पर है और धौलावीरा कहाँ पर है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी एम की जैसे कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, यानी वो मुहरों का जो आकार था, गीली मिट्टी किसी चीज़ को पैक करते थे और गीली मिट्टी उस पर लगाते थे, लेप लगाते थे और उस पर उस मुहरों को चिन्हित करते थे। तो लोथल बंदरगाह से क्या होता था? व्यापार होता था। और अपने क्या आयात किया जा रहा है, तो जो भी क्या निर्यात किया जा रहा है, क्या आयात करवाया जा रहा है, तो वो लोग अपना अपना तो रखेंगे ना कि हाँ ये हमारी मतलब यहाँ का चिन्ह है, ये चिन्ह देखना तो समझ जाना कि हमारे इधर का सामान है। कह सकते हैं ट्रेडमार्क। आगे है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? तो ये भी आपका मिला है लोथल में। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला है? तो लोथल में मिला है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिला है आपका लोथल में। अब है मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो मुहरों पर मिट्टी होते थे उन पर मुहरों के छाप क्यों छोड़े जाते थे सामान को पैक करने के बाद से? तो बस इसीलिए ताकि सामान सुरक्षित पहुंच जाए वहां पर और सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, यानी जलवायु परिवर्तन। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया।
दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, जो कि बहुत ही विकसित अवस्था में थी, हमने ऊपर देखा। और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। अब कैसे पता होगा, क्योंकि लिपि तो हम पढ़े नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगा नहीं सकते कि भाई क्यों ऐसा हुआ। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ का मानना है। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के पतन में किन किन कारकों की भूमिका रही। तो देख सकते हैं, कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। अब जंगलों का विनाश कैसे? क्योंकि आपको पता है कि भारी मात्रा में वहाँ पर ईंटों का यूज होता था हड़प्पा में। हड़प्पा की जो इमारतें बनाई जाती थी वहाँ पर ईंटों का यूज होता था। तो ईंट को पकाने के लिए लकड़ी तो चाहिए, तो जंगल को काटते होंगे ये। भट्ठे में तो लकड़ी की ही ज़रूरत पड़ती है ना, ईंट के जो भट्टे होते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ होता होगा। तो यही तो किसी का मानना ये है कि जंगलों का विनाश हो गया और यही कारण बना जलवायु परिवर्तन का। जो यहाँ एक बड़ा बदलाव की बात कर रहा है, ये जलवायु परिवर्तन की ही बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी की बात कर रहा है ये। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने का, वही चीज़ आ गई यहाँ पे, कह रहा है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। हाँ, क्योंकि पशुपालन भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होने लग गया था, तो हो सकता है। फिर है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ का मानना है कि बाढ़ आई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ठीक है, बाढ़ भी आएगी तो किसी एक इलाके में आएगी। अब यूपी बिहार है तो बाढ़ तो सिर्फ बिहार के कुछ ही जगहों पर है ना, सभी जगह तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा बिहार डूब गया है, पूरा असम डूब गया है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही डूब गया है। तो इस तरीके से ये भी हम नहीं कह सकते कि बाढ़ ही कारण रहा होगा। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो ठीक है, इसमें एक कारण और लोगों का मानना है कि महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और जो ऑप्शनल, जिनका मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री होगा, वो एक काम करेंगे कि किन किन इतिहासकारों का ये, जैसे कि कुछ विद्वानों में मतभेद है ना, कुछ विद्वानों का कहना है कि बाढ़ था, किसी का कहना सूखा है। तो एक दो नाम याद कर लेंगे। जैसे कि एक फैक्ट अगर और उसमें हम जोड़ें तो व्हीलर के द्वारा कहा गया कि इस सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण था। आर्यों के आक्रमण का प्रभाव रहा होगा। तो इस तरीके से एक दो और कि किसने कहा कि बाढ़ आया था, ये एक बार आप देख लेंगे। इससे क्या होगा कि नंबर बढ़ जाएंगे आपके। जब ऐसे मतभेद तो दिखाना तो पड़ेगा ना आपको ऑप्शनल में कि हाँ मतभेद कैसे, किन किन के बीच मतभेद हुआ। ये नदियाँ सूख गई, इसको किसने कहा? तो ये गुरदीप सिंह ने कहा, गुरदीप सिंह। तो बस एक दो ही काफ़ी हैं, बस ये नाम ध्यान रहे आपको। ये तो छोड़ दीजिएगा, अनियंत्र तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कर ही लेंगे। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो ये मंगाया जाता था राजस्थान से। 3
अफगानिस्तान, सोना, कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर, गुजरात। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से इसका आंसर दे ले जाएंगे अगर आपने ढंग से समझ के पढ़ा है चीज़ों को। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा तिथियाँ, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब प्रारंभ की गई थी? तो 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 47 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास, इसको हम आगे देखेंगे, 25 साल पहले। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है यहीं पर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।